दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल सेट का ये सेट 4 है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो है पूरी तरह से जो है चित्र को बना दिया है। इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में अच्छे से जो है इसको उतार लीजिए, अच्छे से इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अर्थात दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं या नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों उत्तर आपको देना है कि नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है स्वतः बदलती रहती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक किरण आरेख खींचिए जब वस्तु प्रकाश केंद्र O और फोकस के बीच जो है रखा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है प्रकाश जो है इसकी जो वस्तु का जो प्रकाश है यानी इसकी जो प्रतिबिंब है, ठीक है, यह वस्तु जो रखा गया है वो वस्तु जो है वो केंद्र और मुख्य फोकस ऐप के बीच ये रखा गया है। तो अब उसका जो है किरण आरेख आपको खींचना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है एक जो है उत्तल लेंस को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, और उत्तल लेंस लेने के बाद दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर जो एक जो है स्तंभ मैंने लिया है जो कि वस्तु है, जो कि मुख्य फोकस, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका मुख्य फोकस है और ये केंद्र O के बीच जो है मैंने रखा है। जब उसको हम लेंस के सामने रखते हैं, उसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो दोस्तों इसका जो आकार बनता है वो वस्तु से, ठीक है, वस्तु से क्या होता है, वस्तु से पीछे बनता है और बड़ा आकार बनता है। तो आपको याद रखना है इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे जो है चित्र आपको आरेख आपको बना देना है। ठीक है, और आगे आपको नीचे लिख देना है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु को आभासी प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उत्तर आपको देना है कि मैग्नीशियम रिबन एक अधिक क्रियाशील धातु है जो वायु से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है। यह मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा पहुंचाती है। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। इसको आप कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से जो है एग्जाम से पहले रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है और इसको मैंने कहा था कि आप जो है इसको तैयार कर लेना। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसका आंसर इस प्रकार है कि आयनिक यौगिक जो है ठोस एवं कठोर होते हैं। ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है वो उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, उच्च होता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। यानी दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया में जो है दिमाग का यानी कि आपका जो माइंड है उसकी जो है क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो उत्तर देना है कि शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली तंत्रिकाएं आकर मेरुज्जों में मिलती है जहां प्रतिवर्ती चाप बनता है। किसी संवेदना के प्रति अनुक्रिया की सूचना के बाद में मस्तिष्क को दे दी जाती है जहां उसका पुनः विश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है मस्तिष्क की क्या भूमिका है, मैंने इसको अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है ना काफ़ी वीवीआई है, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको आप लोग एक बार
फिर से जो है रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैंने डीएनए के बारे में पूरी तरह से डिफिनेशन के साथ बताया था और आप लोगों को अच्छे से बताया था कि डीएनए की प्रकृति का, प्रजनन का क्या महत्व होता है और ये जो है जीव जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें डीएनए जो है किस प्रकार से भागीदारी निभाती है, मैंने पूरी तरह से आपको समझाया था। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि डीएनए प्रजनन की मूल घटना है जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बढ़ने से नई कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा इसके विकास के योगदान हो सकती है और डीएनए के विकास कोशिका जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, यानी कि डीएनए के बिना जो है कोशिका जो है जीवित नहीं रह सकती है, डीएनए के बिना जो है कोशिका जो है पूरी तरह से मर जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे जो है इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे उत्तल लेंस को। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है, देखिए तो इसका उत्तर देना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकस पर मिलती है, एक ही बिंदु फोकस पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, आती हुई जो है प्रतीत होती है, इसलिए अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया गया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को जो है 3 प्रतिरोधकों को जो है किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का मूल प्रतिरोध जो है वो 4 ओम होगा और 1 ओम होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि इसको न है सबसे पहले जो है 2 ओम प्राप्त करने 4 ओम प्राप्त करने के लिए तो करना क्या है कि लिखेंगे कि पहले 3 और 6 को जो है प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो दोस्तों पार्श्व क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है या प्लस 1/r3 होता है। तो यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध लिए हैं, तो इसलिए मैंने 2 ही प्रतिरोधों का यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार लिखा है। उसके बाद दोस्तों इसका अगर हम करेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 होगा। इसको हम लघुत्तम निकालेंगे 2 प्लस 1/6 यानी इसको कटाएंगे 3/6 इसका हो जाएगा 2 ओम आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब इस प्रकार प्राप्त 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसका क्या होगा, तब समतुल्य प्रतिरोध जो होगा 2 ओम और प्लस ये 2 ओम क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, जो कि पहला आंसर मेरा मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा दिया गया था कि 1 ओम प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों लिखेंगे तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। तो सबसे पहले तीनों प्रतिरोधकों का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 को जो है आपको याद रखना है। ये जो है आपका पार्श्व क्रम संयोजन का जो है ये फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखें। ठीक है, उसी के अनुसार दोस्तों आपका यहाँ पे उसके अंकों के साथ बैठा देंगे। तो यहाँ पे R1 का मान 2 है तो 2 ओम लिखेंगे, R2 की जगह 3 लिखेंगे और R3 की जगह जो है वो 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इसका लघुत्तम निकालते तो आता है 6/6, तो इसका हो जाएगा कटाने के बाद 1 ओम, तो जो कि आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के जो है निम्नलिखित गुण इस प्रकार है। पहले लिख देना है कि यह जो है बंद वक्र है। दूसरा देना है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट देंगे कि चुंबक के निकट क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अधिक होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्षेत्र रेखा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता का सूचक होता है। और अगला पॉइंट लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है गुण को आपको बता देना है या उनकी विशेषताओं को आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि वियोजन अभिक्रियाओं को जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो है क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया जो है एक दूसरे का विपरीत क्यों होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके
किसी यौगिक के एक बड़े अणु का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ के अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। तो उसका एक उदाहरण दे देना है। जैसे उदाहरण मैंने दिया है कि 2H2 + O2, उसके बाद ये अभिक्रिया करने के बाद बन जाएगा 2H2। तो इसी के साथ जो है इसको अपोजिट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया है, और इसी को अपोजिट कर दिए तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, तो इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन जो है कैसे होता है, यह प्रक्रम जो है कहाँ होता है। तो देखिए इसका उत्तर देना है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अमाशय। ठीक है, अमाशय यहाँ पे लिखेंगे, अमाशय से मिलने पर वासिका, ठीक है यहाँ लिखेंगे वसिका पायसीकरण, जिसको हम कहते हैं इमलिसीकरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमलिसीकरण होता है। अग्नाशय क्रस में पाए जाने वाला लाइव पेज नामक पाचक रस सिरकी त्वचा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल त्वचा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरॉल में बदल देता है वसी अम्ल को। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ग्लिसरॉल। छोटी आंत में पाए जाने वाले लिम्फ वाहिनी में सोख जाते हैं। ठीक है, सोख लिए जाते हैं, जहां से वे रुधिर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मनुष्य में वसा का पाचन होता है। और यह जो प्रक्रम है, यह प्रक्रम जो है क्षुद्रांत के अग्रभाग में होता है। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पादप हार्मोन क्या है, इसके दो उदाहरण दें। तो देखिए इसका उत्तर देना है कि पौधों के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण करते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे दोस्तों हो जाएगा ऑक्सिन और जिब्बेरेलियन। ठीक है, ये आपका जो है पहला सेट में भी ये क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करके इसको रख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर की जीवाश्म क्या है, वह विकास प्रकरण के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे पहले जीवाश्म क्या होता है। इसका उत्तर देना है कि भूतकालीन जंतुओं और पौधों की कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी के चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। और आगे आपको दिया गया कि विकास प्रक्रम जो है विषय पर किस प्रकार से प्रदर्शन करता है, दर्शाता है। तो आगे आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि जीवाश्म, ठीक है जीवाश्म जो है, ठीक है जीवाश्म विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहला पॉइंट देंगे कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब जो है लुप्त हो गई है। दूसरा पॉइंट देंगे कि ऐसे जीवों के अवशेषण या अवशेष, ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले जो एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। तीसरा पॉइंट देंगे कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके फॉसिल्स निकाले जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से दर्शाना है। इसको अच्छे से कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया है 15 नंबर की 5 सेंटीमीटर लंबा कोई जो है, ठीक है कोई जो है वस्तु है, कोई क्या है वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर जो है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो है नामांकित चित्र आपको बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ठीक है आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, यह एक जो है उत्तल लेंस है, जिसका क्या मैंने बताया कि उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस का यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि इसके जो है 5 सेंटीमीटर लंबा, तो 5 सेंटीमीटर लंबा जो है एक और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। और इसका जब फोकस अंतर बनाया जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है और वस्तु के सामने जो है वो उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका
सॉल्यूशन किस प्रकार देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, यह जो है मैंने आपको बताया था कि अगर उत्तल लेंस रहे तो उसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक रहेगी और उसका जो प्रारंभिक वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, याद रखेंगे, उसकी जो प्रारंभिक होगा तो वो ऋणात्मक होगी। तो अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है f बराबर हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, h बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों लेंस का सूत्र मैंने आपको बताया था 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। तो अब इसी के फॉर्मूले के अनुसार आपको यहाँ पे लिखते जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/f जो इधर आ जाएगा तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/f + 1/u, उसके बाद 1/v बराबर हो जाएगा, यानी कि f का मान कितना है +10 है तो +10 लिखेंगे और u का था -25 तो यहाँ पे -25 लिखेंगे। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 50, उसके बाद ऊपर हो जाएगा 5 - 2 बराबर हो जाएगा 3 बट्टा हो जाएगा 50। अगर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम v का मान निकालें तो ठीक है, v का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो 50/3 हो जाएगा और 3 से अगर भाग देते हैं तो 16×48 तो यानी 16.666 यानी कि बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा लगभग में 67 सेंटीमीटर। ये पूरे क्या हो जाएगा, ये लगभग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूरी से जो है वो 16.7 सेंटीमीटर पर f2 तथा 2f2 के बीच प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो इस प्रकार होगी। इसके आवर्धन आपको ज्ञात करना है। आवर्धन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आवर्धन का लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u बराबर जो होता है यानी कि h2/h1। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो h यहाँ पे देखिए आवर्धन का मान, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे 50/3 जो कि यहाँ पे मैंने जो है इसको पूरी तरह से 16.67 के रूप में मैंने लिखा है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से कट जाएगा। ठीक है, तो 50/3 उसके बाद एक बट्टा में देखिए -25 हो जाएगा तो h-5 इसको हम करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद अब यहाँ देखें तो h- का मान निकलता है -10/3 जिसका हम मान निकालेंगे -3.33 सेंटीमीटर। तो अतः दोस्तों इसका लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 16.66 सेंटीमीटर जो कि लगभग में जो है 16.67 सेंटीमीटर के है दाएं ओर होता है और प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा हो रहा है और आकार जो है वस्तु से छोटा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते अगला सवाल दिया गया है कि समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे समावयवता किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि ऐसे विभिन्न यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र जो है वो भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समावयव लाते हैं या कहलाते हैं। इस घटना को जो है, ठीक है, इस घटना को यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहलाते हैं और इस घटना के क्रम को जो है समावयवता कहते हैं। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर जो आप लोग लिखेंगे कहलाते हैं, क्या होगा, कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा था कि पेंटेन के समावयवों के नाम और जो है इसकी संरचना सूत्र को भी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है C5H12 के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन का क्या होता है, तो देखिए नॉर्मल पेंटेन का क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6 हो गया और H क्या है, H12 है। तो इसके अनुसार जो है संरचना सूत्र आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी का जो है आइसोपेंटेन, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, नियोपेंटेन, इसको भी आप लोग कॉपी में इसको उतार लीजिए और इसको आप लोग जो है इसको याद रखेंगे क्योंकि ये इस बार एग्जाम में 100% दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि धातु एवं अधातु में भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसका जो है पहले भौतिक राशि को देखेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर आपका अंतर बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे धातु एवं अधातु। तो धातु में लिखेंगे धातु अधातुवर्धीय एवं तनीय होती है और अधातुएं जो है अधातुवर्ध एवं तनीय नहीं होती है, यह भंगुर होती है। उसका धातुएं में लिखेंगे कि धातुएं जो है उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन धातु जो है उष्मा एवं विद्युत की जो है कुचालक होती है। इस प्रकार से दोस्तों भौतिक गुणों के आधार पर अंतर मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों इसी का जो है रासायनिक गुणों के आधार पर भी बताना है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर इसका अंतर इस प्रकार देखेंगे, धातुएं में यहाँ पे लिख देना है। धातुएं में लिखना है कि धातुओं में विद्युत धनात्मक होती है जैसे कि Na+, Ca++ आदि। उसके बाद अधातु में लिखेंगे अधातु विद्युतता ऋणात्मक होती है जैसे में O2- Cl-।
आदि। उसके बाद लिखेंगे धातुएं में कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बता देना है। साथ ही दोस्तों अधातुएं में जैसे बताना है कि 2Mg+O2 जो कि 2MgO को है बनाती है। उसके बाद धातुएं में लिखेंगे S+O2 जो कि SO2 यहाँ पे जो है बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों रासायनिक गुणधर्म के आधार पर यानी कि दोस्तों यानी धातु और धातु को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर जो है अंतर आपको बता देनी है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल दिया गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो ये जो है पूरी तरह से नामांकित चित्र मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसको आप कॉपी में जो है उतार लीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में भी चित्र बनाने के लिए कहेगा और उसमें नामांकित भी करने के लिए कहेगा। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल दिया गया कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है, कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्प जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों एवं बोने पौधों के बीच संकरण कराया और पाया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोलाकार प्रभावी लक्षण है। दूसरा बात, उसके बाद लिखेंगे F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु बोने बीज वाले, जबकि कुछ पौधे बोने और गोल बीज वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पे आपको बता देना है कि अतः यह निष्कर्षण निकलता है कि विलक्षण, ठीक है, यानी कि जो है यह जो विभिन्न लक्षण वाले स्वतंत्र रूप में भी वंशानुगत होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर जो है पूरी तरह से जो है बना देनी है। और दोस्तों आई होप कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटने वाला है, पूरी तरह से आपका जो है क्लियर होने वाला है। आप इस बार भी आपका जो है एग्जाम में जो है 400+ अंक आएगा। मेरी आशा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। बशर्ते आप मेहनत करते रहिए। आप जल्द ही आप लोगों का जो है एग्जाम होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका मार्क्स बताएगा कि आपने कितना जो है अच्छे से मेहनत किया था, आपने कितनी तैयारी की थी। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इस का जो PDF है, इस वीडियो में जो मैंने साइंस का बताया है, इसका PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।